नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीकेएस क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक्ट। क्या? एक्ट कहने का मतलब है सभी प्रकार के अधिनियम। ठीक है, तो आइए हम देखेंगे अधिनियम। यहाँ गौर कीजिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? भारत का संवैधानिक विकास। तो दोस्तों, यहाँ पर जब बात करेंगे तो हम यहाँ पर 1858 से लेके 1935 तक बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों, जो हमारा मुगल शासन था, ठीक है, वो पूरा मैंने अपलोड कर दिया है। उसकी मैंने महामैराथन अपलोड कर दिया। आप टोटल मुगल शासन देख लेंगे, उसके बाद का ये जो डाटा अब अपलोड किया गया है। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करेंगे संवैधानिक विकास में, तो सबसे पहला जो एक्ट आया वो आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, कौन सा आया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो देखो, इसमें क्या क्या काम हुए हैं वो हम देखते हैं, जो एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आपके सामने लिखा हुआ है कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना। ठीक है, तो जो कंपनी थी उस पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना कर दी गई थी। उसके बाद दोस्तों देखिए, इसमें क्या हुआ, इसमें बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर का नाम बदल दिया गया और उसका नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन भी कर दिया गया। अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद रखेंगे पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, याद रखना है दोस्तों आपको। दोस्तों आगे देखिएगा, अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, लिखा हुआ है इसी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा मद्रास, बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। ठीक है, उसके बाद जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसी के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत गवर्नरों में भी परिवर्तन किया गया। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ बताया गया है इसी रेगुलेटिंग अधिनियम के अंतर्गत 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, और कहाँ की गई, तो याद रखना दोस्तों, कलकत्ता में की गई। ठीक है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कहने का मतलब है 4 लोग नियुक्त किए गए। तो दोस्तों, एक तो मुख्य न्यायाधीश हो गया और 3 अन्य न्यायाधीश हो गए। यहाँ पर एक बात देखनी है कि जो क्वेश्चन पूछता है ना, उसको वो ये पूछता है कि जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने एलिजा एम्पे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एलिजा एम्पे। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, एलिजा एम्पे। उसके बाद आगे अगर मैं बात करूं, तो इस रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों के उपहार व रिश्वत लेना भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। कहने का मतलब है जितने भी व्यक्ति थे वो ना तो भारतीय लोगों के उपहार ले सकते थे और ना ही उनसे रिश्वत ले सकते थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, इसमें पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, तो आगे यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, लिखा हुआ है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, अर्थात कंपनी का शासी निकाय। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से भारत में इसके राजस्व, नागरिक एवं सैन्य मामलों पर प्रतिवेदन का मतलब होता है सूचित करने या सूचना देने। ठीक है, सूचित करने या सूचना देने की अपेक्षा की गई थी। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से भारत में इसके राजस्व, नागरिक एवं सैन्य मामलों पर सूचना देने की अपेक्षा भी की गई थी। तो दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए, अगला एक्ट जब आया तो इसमें हम देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जैसे हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, तो यहाँ दिख रहा होगा आपको, लिखा हुआ है संवैधानिक विकास के चरण में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि
हालांकि एक बात और ध्यान देना दोस्तों, इसमें मैंने अभ्यास प्रश्न भी नीचे लगाए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए कह रहा है संवैधानिक विकास के चरण में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया था, ठीक है। तो 1784 में, ठीक है। इसका नाम ब्रिटेन के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछता है कि युवा प्रधानमंत्री, या ऐसे पूछ सकता है विलियम पिट के नाम पर कौन सा एक्ट रखा गया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे, इसके तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूरा नियंत्रण हो चुका था। आगे दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा आप, लिखा हुआ है इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व करों पर पूर्ण नियंत्रण रखती थी, ठीक है दोस्तों। ताकि किसी प्रकार का कोई घपला ना हो, तो उसके लिए वो जो है पूरा नियंत्रण रखती थी, सैन्य पर भी और राजस्व पर भी। दोस्तों जिस देश की सैन्य स्थिति कमजोर हो जाती है वो देश अक्सर बेकार हो जाया करते हैं, ठीक है। देखिए आगे, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में से एक सदस्य को भी कम कर दिया गया। कितने सदस्य कम कर दिए? एक सदस्य को भी कम कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला देखिए, बात करेंगे हम 1793 के चार्टर एक्ट की। तो देखिए इसमें क्या हुआ, इससे कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि किस एक्ट के तहत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, तो वो 1793 के तहत। हालांकि आगे भी पुनः बढ़ाए गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन के थ्रू आप टिक करेंगे। यहां कहना चाहता है अगला पॉइंट, परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया था, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और कर्मचारियों का वेतन जो मतलब भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया। तो जितने भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे, ठीक है, और कर्मचारी थे, उनका जो वेतन था ना भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया था, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ दिख रहा होगा आपको, लिखा हुआ है 1813 का चार्टर अधिनियम। तो देखिए कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये, कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट या किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये किसके तहत समाप्त किया गया था? तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है। आगे देखिए, कंपनी के राजनीतिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया, ठीक है। आगे देखिए, किंतु कंपनी के चीन के साथ व्यापार व चाय के व्यापार के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए आगे दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार को भी खोल दिया गया। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन दोस्तों अगला जो ये पॉइंट है ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। देखिए इस अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति भी दी गई, ठीक है। किसके लिए? धर्म मतलब जो धर्म प्रचार करना चाहते थे ना, जो मिशनरी थे, कहने का मतलब जो ईसाई थे, उनके लिए जो है अनुमति दे दी गई थी कि आप यहाँ पर धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ठीक है। आपको पीछे भी मैंने मुगल शासन में बताया था कि जो एक शासक आया था जहांगीर के दरबार में, वो अपने साथ एक ईसाई संत भी लेके आया था, ठीक है ना, उसमें आप देख लेना। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे, भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष का प्रावधान किया गया, ठीक है। इसे बोला गया था अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत, ठीक है। ये भी केवल पूछ सकता है आपसे कि अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत किसे बोला गया था, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, पहली बार इस अधिनियम में ब्रिटिश अधिकार वाले क्षेत्र को परिभाषित किया गया था, ठीक है। कंपनी को भारत का प्रशासक घोषित कर दिया गया था। आगे देखिए,
आगे कह रहा है आपसे कि इस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश सेना की संख्या 29,000 निर्धारित कर दी गई। ठीक है, कि 29,000 आपकी सेना जो है रहेगी। ठीक है, यहाँ ध्यान देना है आपको। उसके बाद एवं कंपनी को भारतीय सैनिकों के लिए नियम एवं कानून बनाने का भी अधिकार उसे मिल चुका था। ठीक है, अगला आया दोस्तों 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें जब देखते हैं तो हमें यहाँ दिख रहा है, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखिए दोस्तों, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ना, उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थीं। इस प्रकार इस अधिनियम में पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया गया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। ठीक है, देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखिए ये जो 1833 का चार्टर एक्ट था, ठीक है, इसमें मैं बात करना चाहता हूँ। इस अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन करता है सेंट हेलेना अधिनियम के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे 1833 चार्टर अधिनियम को। उसके बाद दोस्तों आगे देखिए, इस अधिनियम ने बम्बई मद्रास के गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया था। कहने का मतलब है ये विधायिका संबंधी जितनी भी शक्तियां थी उसमें अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। फिर देखिए, भारत के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत में विधायिका की असीमित अधिकार जो है प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए कानूनों को उनको बोला गया था दोस्तों नियामक कानून। ठीक है, क्या कहा गया था, नियामक कानून। और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट अधिनियम कहा गया था। तो ध्यान रखेंगे कि जो नए कानून बने थे ना, उनको क्या कहा गया था, एक्ट अधिनियम कहा गया था, और जो पहले के थे उनको नियामक कानून कहा गया था। ठीक है, फिर देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर नाम बदल दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा देखिए दोस्तों, पीछे वाले पॉइंट को ले जाना चाहता हूँ मैं। देखो यहाँ पर बताया गया था एक बात, इस जगह देखिएगा। देखिए इसमें जो यहाँ 1833 का ये, इसके अंतर्गत पहले जो कानून बनाए गए थे ना, पहले जो कानून बनाए गए थे उन कानूनों को क्या कहा गया था, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया नियामक कानून कहा गया था। देखिएगा, नियामक कानून कहा गया। और जो अब मतलब नए कानून बने उनको क्या कहा गया, एक्ट अधिनियम कहा गया। ठीक है, कौन सा है दोस्तों, तो 1833 पे ही बात कर रहे हैं हम। उसके बाद दोस्तों यहाँ मैंने बताया आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम बदल दिया गया, और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक है, कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद दोस्तों देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत सिविल सेवकों के चयन के लिए दोस्तों ये काम बहुत अच्छा हुआ था। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत सिविल सेवकों के चयन के लिए प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी भी प्रकार के रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है जो भारतीय थे वो इसमें अपना प्रोत्साहन दिखा सकते थे। ठीक है, हालांकि डायरेक्टर, देखो ये पहले कहा गया था, ठीक है, लेकिन डायरेक्टर ने इसका विरोध किया, बोले नहीं ऐसा मत करो, और उसके विरोध करने के कारण इस प्रावधान को भी दोस्तों समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो हम लोग फिर वंचित हो गए उससे। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे यहाँ पर गौर कीजिए। देखिए लिखा हुआ है 1833 में ही, ठीक है, 1833 एक्ट में ही सती प्रथा, दास प्रथा और कन्यावत को अवैध घोषित किया गया था। ये बहुत पूछता है कि सती प्रथा या दास प्रथा या कन्यावत को किस एक्ट के तहत अवैध घोषित किया गया था, तो 1833 के तहत। देखिएगा दोस्तों, आगे यहाँ पर आपको दिख रहा है 1853 का चार्टर एक्ट या अधिनियम। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे। चार्टर एक्ट 1853 के अनुसार डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई। ठीक है, उसमें 6 सम्राट द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान भी
था। कहने का मतलब है जो सम्राट है वो कितने मनोनीत कर सकता है अपने पास से, तो 6 वो खुद मनोनीत कर सकता है, उसकी जिसे इच्छा हो। फिर देखिए दोस्तों आगे देखते हैं। चार्टर एक्ट 1853 के अनुसार गवर्नर जनरल की प्रस्तुति के विधायी और प्रशासनिक कार्यों का उल्लेखित कर पृथक कर दिया गया। ठीक है, तो कहने का मतलब उनको उनका वर्णन करके उनको अलग कर दिया गया था जो उनकी प्रस्तुति थी। ठीक है, आगे देखिए। विधायी कार्यों हेतु नए 6 पार्षद जोड़े गए। ठीक है, तो इस अधिनियम में कितने पार्षद जोड़े गए? 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया दोस्तों? तो विधान पार्षद कहा गया। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला, ये विधान पार्षद जो थे ना, ये इनका संबंध चुनावों से था। देखिए इन 6 पार्षदों का चुनाव कौन कौन, देखिए इन 6 पार्षदों का चुनाव हुआ। ठीक है, तो बंगाल, कहाँ कहाँ? देखिए बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया गया। इस एक्ट से स्थानीय प्रतिनिधित्व का भी शुभारंभ हुआ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला देखिए। देखिए यहाँ बात करेंगे कि इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारत के गवर्नर जनरल को बंगाल के शासन से मुक्त कर दिया गया, लेकिन मुक्त करने के बाद उनको एक और जगह भेजा जाता है। देखिए क्या होता है, यहाँ पर एक स्थायी लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। ठीक है, वो आज़ाद नहीं हुआ, केवल उसे फ्री करके स्थानांतरित कर दिया गया। आगे देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको बताया गया है कि गवर्नर जनरल को अब भारत के शासन को केंद्रीय रूप से संभालना था। कहने का मतलब है वहाँ से तो उसे मुक्त कर दिया, लेकिन अब उसे जो है केंद्र के रूप में, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यूपी में भाई किसका शासन होता है? मुख्यमंत्री का। और जो इंडिया टोटल की बात करें तो उसमें शासन किसका होता है? आपका इसमें यूपी में किसका होता है? मुख्यमंत्री का। और वहाँ होता है प्रधानमंत्री का केंद्र में। ठीक है, तो इस प्रकार से उसे वहाँ से हटाकर कहाँ भेज दिया गया? पूरा केंद्रीय बना दिया गया उसे। ठीक है, फिर देखिए इसी कारण इस चार्टर एक्ट को केंद्रीय प्रशासन की नींव माना जाता है। ठीक है, तो केंद्रीय प्रशासन की नींव किसे माना जाता है? तो इसी एक्ट को माना जाता है। 1853 देखिए इस एक्ट के अनुसार सिविल सेवा की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रावधान रखा गया। ठीक है, प्रावधान तो रखा गया, लेकिन दोस्तों इसमें एक दिक्कत थी, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, 1854 में भारतीय सिविल सेवा हेतु मैकाले समिति का गठन किया गया। किस समिति का गठन किया गया दोस्तों? मैकाले। ठीक है, और सिविल सेवा अब भारतीयों के लिए भी खोल दी गई, परंतु उसमें एक दुख की बात यह थी कि एज जो रखी गई ना, वो केवल और केवल 18 से 23 रखी गई। ये दुख की बात थी। फिर दोस्तों आगे देखिए, तो याद रखना इस वाले एक्ट को। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला आया हमारा 1858 का भारत सरकार अधिनियम। अगर दोस्तों इस अधिनियम की बात करें तो 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरा जो है समाप्त होने की कगार पर आ गया। ठीक है, लेकिन वो क्या हो गया ये देखिएगा, समाप्त कर भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन पहुंच गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो खत्म कर दी गई और डायरेक्टली वो कहाँ पहुंच गया? तो ब्रिटिश के हाथों में पहुंच चुका था। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय की पदवी दी गई। ठीक है, किसकी पदवी दी गई? तो वायसराय का पद भी यहाँ पर आ गया था। ठीक है, फिर देखिए क्या होता है, ये भारत सचिव का पद सृजित किया गया। ठीक है, और एक भारत सचिव का पद भी जो है उसका भी निर्माण किया गया, जिसकी कार्यकारिणी में 15 सदस्य रखे गए। ठीक है, और 7 मनोनीत और 8 निर्वाचित किए जाते थे। तो 7 तो मनोनीत किए जाते थे और 8 निर्वाचित किए जाते थे। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे अगर मैं बात करूं तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो पहले वायसराय बने। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहले वायसराय कौन बने? तो लॉर्ड कैनिंग बने। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पर देखना है आपको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये दो संस्थाएं थी दोस्तों, तो इन दोनों संस्थाओं को जो है पूर्ण रूप से यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। भारतीय सचिव चार्ल्स वुड को बनाया गया। और देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय सचिव किसे बनाया गया था, तो चार्ल्स वुड को बनाया गया। ठीक है, इन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए वुड डिस्पैच दिया। ठीक है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देना निर्धारित था। ये डबल लिख गया। ठीक है, शिक्षा मातृभाषा में देना निर्धारित था, इसलिए वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो ये इसे ध्यान रखना, थोड़ा सा दिए में गड़बड़ी है तो वो गलत लिख गया है दोस्तों, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा आगे। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा, हाँ, इसलिए वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। अगर क्वेश्चन कहता है शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता था, तो याद रखेंगे वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, बम्बई, देखिए बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस एक्ट के तहत कहाँ कहाँ, तो याद रखना है बम्बई, कोलकाता, मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत पूछा जाता है कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो 1858 एक्ट के अंतर्गत ये था। आगे देखिए दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर आया 1861 अधिनियम। ठीक है, तो 1861 अधिनियम देख लीजिएगा। भारत की राजधानी कलकत्ता, ठीक है, भारत की राजधानी कलकत्ता, उस समय कलकत्ता थी राजधानी, दिल्ली तो अभी हुई है। ठीक है, भारत की राजधानी कलकत्ता में केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई। ठीक है, कहाँ बनाई गई दोस्तों, तो कलकत्ता में बनाई गई। कहाँ, कलकत्ता में। क्या बनाया गया, तो केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई। और वायसराय या गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 6 से 12 के मध्य रखी गई। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, देखिए ऊपर मैंने बताया था बम्बई, मद्रास, कलकत्ता के बारे में। यहाँ पर देखिए ऊपर क्या किया गया था, यहाँ पे देखिए बम्बई, वहाँ पर क्या हुआ था, विश्वविद्यालय खोले गए थे। ठीक है, 1858 में, ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों। फिर देखिएगा क्या होता है 1861 में, क्या होता है, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, विभागीय वितरण प्रणाली लागू की गई। किसके द्वारा, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछता है बहुत कि विभागीय वितरण प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अध्यादेश कौन जारी कर सकता था, तो वायसराय जारी कर सकता था, जो 6 मास से अधिक लागू नहीं रह सकता था। ठीक है, कितने मास से अधिक लागू नहीं रह सकता था, तो 6 मास से अधिक लागू नहीं रह सकता था। देखिए दोस्तों आगे, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछता है कि पोर्टफोलियो प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू की गई। कब की गई, तो 1859 में। ठीक है, आगे देखिए कि लॉर्ड, ये जो कैनिंग के द्वारा जो पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई, तो ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे, देखिए इस जगह दिया गया है आपको पोर्टफोलियो प्रणाली। तो इसके अंतर्गत वायसराय की प्रसिद्ध का एक सदस्य या एक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो वायसराय की पद्धति होती थी ना, उसका एक सदस्य या एक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखेंगे हम 1892 का अधिनियम। ठीक है, तो इस अधिनियम में हम चर्चा करते हैं। देखिए 1892 का जो अधिनियम है ना, इसमें क्या हुआ, 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद सुधार की मांगें निरंतर तीव्र होती चली गईं। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी, क्या हुआ कि जो है सुधार की मांगें निरंतर तीव्र होती चली गईं और प्रत्यक्ष जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति थी उसे प्रारंभ करने की कोशिश हुई। ठीक है, और कोशिश हुई तो कैसी हुई ये देखते हैं। ठीक है, अर्थात
बड़े उद्योगपति, जमींदार, व्यापारी गैर सरकारी सीटों के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, बजट पर बहस करने का अधिकार भी दिया गया, यदि कोई गड़बड़ी है तो आप उसमें चर्चा कर सकते हो, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं था दोस्तों। ठीक है, किसमें? 1892 में हमें मत देने का अधिकार नहीं था। केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? प्रांतीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, जिसमें मुंबई और मद्रास में संख्या 20 एवं उत्तर प्रदेश में कितनी कर दी गई? तो 15 कर दी गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बात। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला आया आपका मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, तो 1909 में आया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो देखिए यहाँ पर जॉन मार्ले भारत सचिव और लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। ठीक है, यहाँ पर देखो, तो इन दोनों के नाम पर ये जो है रखा गया। ठीक है, किसके किसके? तो एक देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको साफ साफ, एक मिनट रुकेंगे, देखिए मार्ले और ये मिंटो। ठीक है, तो ये दो व्यक्ति थे। जॉन मार्ले भारत के सचिव और लॉर्ड मिंटो जो थे वायसराय थे। ठीक है, इन्होंने सुधार कानून दिया जिनके प्रावधान निम्न हैं जो नीचे आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, देखिए पहला, मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। ठीक है, और एसपी सिन्हा को वायसराय या गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल किया गया। किसे? एसपी सिन्हा को शामिल किया गया। उसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे। देखिए ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सत्येंद्र प्रसाद सिंह, ठीक है, सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। दोस्तों यहाँ से भारतीय सदस्यों का वर्चस्व थोड़ा सा ऊपर को उठा। ठीक है, आगे देखिए, बात करेंगे। इस अधिनियम में प्रथम बार निर्वाचन में धर्म के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों सबसे पहले मुस्लिमों को ध्यान दिया गया। वो भी जानते हो क्यों? उन्होंने सिर्फ इसलिए ध्यान दिया मुस्लिमों की ओर क्योंकि वो हमारे बीच में मतभेद पैदा करना चाहते थे। वो चाहते थे कि इनमें हिंदू मुस्लिम हो जाए और ये आपस में ही कट मर जाएं। ठीक है, जिसके कारण उन्होंने ऐसा फैसला लिया। ठीक है, जिसके अंतर्गत मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए केवल मुस्लिम मतदाता ही मतदान कर सकता था। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और दोस्तों उसी समय 1907 में गर्मपंथी और नरमपंथी दल का प्रभुत्व भी जागा। ठीक है, भारतीय सचिव लॉर्ड मॉर्ले एवं वायसराय लॉर्ड मिंटो के उसमें। ठीक है, देखिए आगे बात करेंगे हम। मतदाताओं की योग्यताएं केवल, देखिए मतदाताओं की जो योग्यताएं थी ना उनके बारे में चर्चा करते हैं। केवल पुरुष होंगे, पहली बात। दूसरी, महिलाएं नहीं होंगी। ठीक है, और 21 वर्ष से कम भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है, ये योग्यताएं थी। अब देखिए अगर सदस्य के लिए योग्यता की बात करें, ठीक है, ये तो मतदाताओं के लिए योग्यता थी। क्या थी? कि देखो पहली बात तो केवल पुरुष होंगे, महिलाएं नहीं डाल सकती। दूसरी बात, एज जो है ना वो 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, सदस्यों की योग्यताएं बताएं। अगर सदस्यों की कितनी योग्यता होनी चाहिए, तो पहली बात तो केवल पुरुष, दूसरी बात 21 वर्ष आयु होनी चाहिए न्यूनतम। ठीक है, मानसिक मतलब जो दिमाग है ना वो सही होना चाहिए। कहने का मतलब मानसिक जो है वो स्वस्थ होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, कोई बीमारी ना हो। ठीक है, दिमाग से या दिवालिया पागल ना हो। ठीक है, फिर देखिए न्यायालय द्वारा 6 माह से अधिक की सजा ना पाया हो। कहने का मतलब है उनकी जो न्यायालय थी ना उसमें वो 6 माह से अधिक की सजा ना पाया हो। फिर देखिए दोस्तों 1919 का भारत शासन अधिनियम आया। तो देखिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, क्या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून भी कहा जाता है। तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि किस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 1919 एक्ट को। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा। आगे अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है इसकी घोषणा 20 अगस्त 1917 से प्रारंभ की गई। ठीक है, कब से प्रारंभ की गई? तो 20 अगस्त 1917 से प्रारंभ की गई, जिसके प्रावधान निम्नलिखित थे। ठीक है, पहले बात करेंगे
प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ, ठीक है, या प्रारंभ। जनक किसे बनाया गया, तो ध्यान रखेंगे जनक जो थे ना वो लियोनिल कॉर्टिस थे, ठीक है। उसके बाद फेडरल लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। दोस्तों बहुत पूछता है कि फेडरल लोक सेवा आयोग का गठन किस एक्ट के तहत किया गया था, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों 1919 के तहत किया गया था। द्वैत शासन प्रारंभ के जनक कौन थे या जनककर्ता कौन थे, प्रारंभकर्ता कौन थे, तो लियोनिल कॉर्टिस थे, ठीक है दोस्तों। आगे देखिएगा, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको विषयों का प्रारूप जो था ना दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में, दो भागों में, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित, ठीक है। तो हम बात करेंगे, देखिए पहले आरक्षित विषयों पर गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी का शासन था जो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, ठीक है। इसमें प्रमुख विषय क्या थे, तो रक्षा था, वित्त था, वित्त का मतलब पैसे वगैरह, जेल थी, ठीक है, पुलिस थी, और उसके बाद विदेशी संबंध, ईसाइयों के कानून, अंग्रेजी शिक्षा, सिंचाई आदि जो रखे गए वो आरक्षित के अंतर्गत रखे गए। उसके बाद दोस्तों आगे देखिए, जैसे अगर हम बात करें स्थानीय शासन, मनोरंजन, कृषि, सहकारिता आदि, पर्यावरण, ये भी सब इसी के अंतर्गत रखे गए थे। अब देखिए दोस्तों आगे देखिए, भारत में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई, जिसका एक सदन केंद्रीय विधानसभा जिसमें 104 निर्वाचित 41 मनोनीत सदस्य थे, तथा दूसरा सदन राज्य परिषद रखा गया जिसकी सदस्यता संख्या 60 रखी गई, ठीक है, सदस्यों की संख्या 60 रखी गई। इसमें भी मनोनीत 27 और निर्वाचित 33 सदस्य थे। मनोनीत कितने थे दोस्तों, तो मनोनीत ध्यान रखेंगे 27 थे और निर्वाचित कितने थे, 33 सदस्य थे, ठीक है भाई। देखो मैंने बताया आपको 60 तो रखी गई थी, ठीक है, मनोनीत 27 किए जाते थे और निर्वाचित जो किए जाते थे आपके 33 किए जाते थे। फिर देखिए दोस्तों आगे, देखिए यहां पर भी जो है आपका महिलाओं को सीमित क्षेत्रों में मतदान डालने का अधिकार मिला, लेकिन देखो कहाँ, केवल सीमित क्षेत्रों पर, सभी जगह वो मतदान नहीं डाल सकती थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे अगर मैं बात करूं तो सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया, ठीक है, किसका, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। सिखों को भी अधिकार मिला यहाँ पे, ठीक है, कि वो भाई ऐसा है मत डालेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, यह अधिनियम 1 अप्रैल 1921 से प्रारंभ हुआ और 1 अप्रैल 1937 तक बना रहा, ठीक है। उसके बाद देखिए बाल गंगाधर तिलक ने इसे एक बिना सूरज का अंधेरा कहा। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्या कहा था, एक बिना सूरज का अंधेरा, ठीक है। आगे देखिए, इसकी समीक्षा के लिए 10 साल बाद एक रॉयल कमीशन के गठन का प्रावधान किया गया, ठीक है। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य था। दोस्तों यहाँ हमें कुछ कामयाबी मिली, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आप, ठीक है। तो इसके अनुसार देखिए जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 जो है हमारे भारतीय होंगे, ये बात लागू हो गई थी। आगे दोस्तों देखिएगा, तो आगे यहाँ पर देख रहे होंगे आप, कुल 8 सदस्य हुआ करते थे। प्रथम पद जो हुआ करता था वायसराय ब्रिटिश था, ठीक है। उसके बाद द्वितीय पद कमांडर इन चीफ ब्रिटिश था, और बाकी बात करेंगे शेष 6 में से 3 जो है भारतीय होते थे। तो 8 सदस्य में प्रथम जो होता था वायसराय ब्रिटिश होता था, दूसरा होता था कमांडर इन चीफ ब्रिटिश का, ठीक है, याद रखेंगे। इसमें 3 ही भारतीय हुआ करते थे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1935 का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों यहाँ पर देखिए 1928 में नेहरू जी ने रिपोर्ट दी, ठीक है। उसके बाद 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ जिसमें हमने पूर्ण स्वराज की मांग की, ठीक है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए दोस्तों 1930, 31 और 32, ठीक है, ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है देखिएगा, ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या होता है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए 1935 का भारत शासन अधिनियम भी लाया गया, ठीक है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है वो हम नीचे देखते हैं। देखिए बात कर रहे हैं हम किसकी, तो 1935 के,
ठीक है, 1935 के अधिनियम की। ठीक है, तो यहाँ बात करिए, देखिए प्रमुख विशेषताएं निम्न है। देखिए इसमें प्रस्तावना का अभाव था। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन हटाकर केंद्र में लगाया गया। ठीक है, पहले तो प्रांत में था, प्रांतीय था, फिर उसे केंद्रीय कर दिया गया। ठीक है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में कर दिया गया। कितनी सूचियों में कर दिया गया दोस्तों? 3 सूचियों में कर दिया गया। ठीक है, तो 3 सूची कौन सी थी? तो देखिए केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जो आपने आगे संविधान में पढ़ना है। ठीक है, तो केंद्र सूची में कितने विषय थे? 97, राज्य में 66 और समवर्ती में 47 थे। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहां देख रहे होंगे फेडरल सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जो अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। ठीक है, इसके विरुद्ध अपील लंदन की प्रिवी काउंसिल में संभव थी। ठीक है, तो याद रखेंगे हमारे लिए इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान किया गया, आरबीआई की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, उत्तरदायी शासन का विकास किया गया। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ? अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था, जिसमें देशी रियासतों का मिलना ऐच्छिक रखा गया। केंद्रीय एवं राज्य विधायिकाओं का विस्तार भी किया गया। आगे दोस्तों देखिएगा, देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को एक ऐसी मोटर कार की संज्ञा दी जिसमें ब्रेक अनेक हैं लेकिन इंजन नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों सब लोग दुखी थे, ऐसे ऐसे अधिनियम लाते थे और उसमें ऐसे नियमों की स्थापना करते थे जो हमें सिर्फ दुख के सिवा कुछ नहीं देते थे। ठीक है, देखिए इसका लगभग 2/3 भाग आगे चलकर संविधान में रखा गया। और क्या हुआ दोस्तों? बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, फिर देखिए आया हमारा भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947। अब दोस्तों हमें जाके इसमें कुछ आराम मिला। ठीक है, क्या होता है दोस्तों इसमें, आइए चर्चा करते हैं। तो देखिए यहां पर देखेंगे, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अनुसार ब्रिटिश शासन समाप्त होने के बाद सत्ता का उत्तरदायित्व जो है भारतीयों के हाथों में सौंप दिया गया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इस घोषणा पर मुस्लिम लीग द्वारा आंदोलन किया गया और भारत के विभाजन की बात कही गई। ठीक है, अब देखिए भारत के विभाजन की बात भी यहां पर आ जाती है। 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेशकश की। ठीक है, जिसे माउंटबेटन योजना का नाम दिया गया। कौन सी योजना का नाम? माउंटबेटन योजना का नाम दिया गया या कहा गया। इसमें स्पष्ट किया गया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो स्वीकार करेंगे वहीं लागू होगा, जो स्वीकार नहीं करेंगे वहां पर लागू बिल्कुल नहीं होगा। फिर देखिए इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, क्योंकि इतना अनुचित नहीं था। फिर दोस्तों आगे देखो क्या होता है। ठीक है, लॉर्ड जो माउंटबेटन थे ना, ये कुछ हद तक अदर से बहुत ज्यादा सही थे, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों आगे क्या होता है। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे दोस्तों लागू कर दिया गया। ठीक है, भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियन अर्थात 2 राष्ट्र बनाए गए, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, इन दोनों को सृजन कर दिया गया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में या से अलग होने की स्वतंत्रता थी, वो चाहें तो अलग हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसमें वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, वायसराय का जो पद है वो समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर दोनों जगह राज्यों में गवर्नर जनरल पद को सृजित कर दिया गया, जिस पर ब्रिटेन का दोस्तों अब कोई नियंत्रण नहीं रह गया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा। देखिए दोनों डोमिनियन को संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी गई। उसमें यह कहा गया था कि आप अपना संविधान बना सकते हो और संविधान बनाने में किसी भी देश की मदद ले सकते हो या वहीं के कानून को लागू कर सकते हो।
इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद जो है उसे समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भारत सचिव का पद भी जो है खत्म कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों इसमें 15 अगस्त 1947, कब? 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की गई। ठीक है, इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र में समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए इस अधिनियम के द्वारा शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द भी हटा दिया गया। ठीक है, कौन सा शब्द दोस्तों? तो जो भारत का सम्राट हुआ करता था ना, उसे भी समाप्त कर दिया गया। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए क्या होता है अंततः 14-15 अगस्त 1947 की रात को दोस्तों हमें बड़ा सुकून मिला। ठीक है, कि मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। ब्रिटिश जो है ना दोस्तों, ब्रिटिश जो है यहाँ पर आके खत्म हो गया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलवाई। ठीक है, उसके बाद देखिए 1946 ईस्वी में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारत की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखिए दोस्तों, यदि आपकी समझ में आया हो तो कुछ मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव लाया हूं, उनका उत्तर आपको देना है जो मैंने आपको ऊपर कराए हुए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम उन क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहां पर अभ्यास प्रश्न दिया गया है। ठीक है, अभ्यास प्रश्न उत्तर। तो दोस्तों आइए जवाब दीजिए, यदि आपके समझ में आया होगा तो जवाब देंगे, और दोस्तों नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट कर देना। ठीक है, देखिएगा क्या कहा गया। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो बताइए दोस्तों, 1773 एक्ट के तहत, या 1784 एक्ट के तहत, या 1793 एक्ट के तहत, या 1813 के तहत? तो दोस्तों याद रखना, मैंने ऊपर बताया था 1773 एक्ट के तहत। ठीक है, 1773 एक्ट के तहत। आगे देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया था? ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833 या फिर 1853। तो दोस्तों उत्तर दीजिएगा इसका। तो दोस्तों आएगा इसका आंसर हमारा चार्टर एक्ट 1853 के तहत जो है खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में हमें पेश किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों अगला, यहाँ कह रहा है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो उत्तर दीजिए जल्दी से दोस्तों। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स या विलियम बेंटिक, ठीक है, या फिर लॉर्ड मेयो या रॉबर्ट क्लाइव? तो उत्तर होगा दोस्तों लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। देखिए किस अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गई थी या आज्ञा प्रदान की गई थी? देखिए चार्टर एक्ट 1793 या 1813 या 1833 या 1853। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो याद रखेंगे दोस्तों, मिशनरियों की बात करें तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत उनको यहाँ पर प्रचार करने की आज्ञा दी गई थी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के बाद ब्रिटिश शासकों ने फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण किया? 1793, 1813, 1892 या फिर 1853 एक्ट के तहत? तो दोस्तों उत्तर दीजिएगा। तो 1892 के तहत, कहने का मतलब है हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, कह रहा है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो मार्ले मिंटो, पिट्स इंडिया, लॉर्ड मार्ले या भारत शासन अधिनियम? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा आपका? तो दोस्तों होगा मार्ले मिंटो। ठीक है, कौन सा होगा? मार्ले मिंटो। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। देखिए यहां बोला गया क्वेश्चन नंबर आपका
1907। ठीक है, कह रहा है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया। ठीक है, किसके द्वारा लाया गया, तो बताओ। मार्ले मिंटो 1909, पिट्स इंडिया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या फिर भारत शासन। तो इसका ऑप्शन दोस्तों क्या होगा, जल्दी बताइए। तो मार्ले मिंटो 1909। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, मार्ले मिंटो 1909 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, ये बात ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में द्वैध शासन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। हाँ, तो याद रखना कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में तो दोस्तों शुरू हुआ था। ठीक है, 1919 में शुरू हुआ था। अगर इसकी बात करें ना 1935 की, तो दोस्तों याद रखना इसमें स्थापित हुआ था। 1935 में जो है आपका स्थापित हुआ था, तो इसका उत्तर 1919 होगा। 1935 में दोस्तों स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, देखिएगा 9 और 10 दो क्वेश्चन है। और तो यहां कह रहा है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया। देखिए ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1991 या भारत सरकार अधिनियम 1935 या स्वतंत्रता अधिनियम 1958। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे हमारा उत्तर स्वतंत्रता अधिनियम 1958 ही सही होगा। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है, या इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, या इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है, या इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो दोस्तों याद रखना इसका जो उत्तर होगा, तो ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। कहने का मतलब उत्तर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों।